नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास कटुआ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इनको बोलते हैं बेटा और नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स ये जो अपनी गिनती होती है बेटा, गिनती 1 से लेके 1 2 3 4 5 इसी प्रकार आगे अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं सभी ये हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी होती है इनको प्राकृत संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? n से। इन्हें कैपिटल N से दर्शाते हैं। कैपिटल N से दर्शाते हैं। दूसरी होती है अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर। यदि प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्याओं की जो परिभाषा होती है वो क्या है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं उन संख्याओं में यदि हम जीरो को और सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अपनी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 इसी प्रकार अनंत तक इन संख्याओं में किसको और सम्मिलित कर लिया जाए? जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये जो संख्याएं होती हैं, जीरो से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इन्हें किससे व्यक्त करते हैं? इन्हें हम कैपिटल W से दर्शाते हैं। इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इन संख्याओं में देखो जो अपनी प्राकृत संख्याएं होती हैं यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेके ये तो है अपनी धनात्मक प्राकृत संख्या और ये है अपनी ऋणात्मक प्राकृत संख्या। माइनस के अनंत तक और एक ले लिया अपन ने जीरो यानी कि धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या और शून्य। इन सबको मिलाकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात मैं कहूं कि धनात्मक शून्य ना तो ऋणात्मक है, जो शून्य है ये न तो धनात्मक है और न ही कैसी है? ऋणात्मक। यानी शून्य का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो धनात्मक संख्याएं
आई या जेड से दर्शाते हैं, आई या जेड से दर्शाते हैं। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि अपनी सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का जो संग्रह होता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी ये अभी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद में जो अगली संख्या आती है वो है अपनी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, यहां से देखें रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकें। यानी परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? शून्य के, यानी जो हर का मान है, अंश है, हर है, जो हर का मान है वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो आएगा हर में तो वह परिमेय नहीं होगी। और जो ये p है q है, ये दोनों ही पूर्णांक होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, q जीरो के बराबर नहीं हो और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। इन्हें हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं, इन्हें कैपिटल Q से दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल है अपन यहां से देखें, 3 बटे में 4 माइनस 5 बटे में 6, 0 बटे में 1, 5, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, एक्सेट्रा इत्यादि। यहां से देखें ये संख्या है, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अर्थात इसमें अंश और हर है कि नहीं है? अंश भी है, हर भी है। और अंश और हर के मान पूर्णांकों में से है या नहीं है? ये अपने पूर्णांक है, इन्हीं में से ही आ रहा है नहीं आ रहा है? अपनी जो गिनती होती है प्लस की और माइनस की, उनमें से ही p और q के मान आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो 3 और 4 दोनों ही अपनी गिनतियों में से है। दूसरी चीज है कि q का मान क्या होना चाहिए? जीरो। नीचे जीरो तो नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये है -5 बटे में 6, ये भी अपनी गिनतियों में आती है। प्लस की माइनस की है, प्लस की है, नीचे जीरो भी नहीं है, ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 0 बटे 1 p बटे q के रूप की है, दोनों ही पूर्णांक हैं। और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 5 है, 5 को हम p बटे q के रूप में लिख सकें, अर्थात इसको हम p बटे q के रूप में बना सकते नहीं बना सकते? 5 बटे 1 लिख दिया, क्या लिख दिया? 5 बटे में 1, ये p बटे q के रूप की है, नीचे जीरो नहीं है, ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? ये अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 4 का मान होता है 2, 2 बटे 1 कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। अंडर रूट 3 का वर्गमूल, अंडर रूट 9 का वर्गमूल यानी 9 का वर्गमूल निकल आता है, कितना होता है? 3। तो इसको भी हम 3 बटे 1, यानी ये भी कैसी संख्या
होगी परिमेय संख्या। इसके बाद में आती है अपनी अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिए, नंबर 5 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात एग्जांपल बोले तो जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती है जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं वो सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात जिन संख्याओं के हम जब वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। कुछ संख्या ऐसी हैं जिनके वर्गमूल निकल आते हैं तो वो होती है परिमेय संख्या। जैसे 1 का वर्गमूल होता है 1, यानी वर्गमूल के अंतर्गत अंडर रूट के अंतर्गत 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 आदि संख्याएं आती हैं तो वो संख्याएं परिमेय होती हैं। और जिन संख्याओं के रूट के अंतर्गत यानी 2, 3, 5, 6 इन संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते हैं, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं। और भी बहुत सारी संख्याएं जिनके वर्गमूल निकलते हैं, अंडर रूट 7 आदि संख्याएं। इनके अलावा पाई की कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 है, ये परिमेय संख्या है। जबकि पाई जो है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या इत्यादि। इसके बाद में इनको अपरिमेय संख्याओं को इन्हें स्मॉल एस छोटे वाले एस से दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं स्मॉल एस से दर्शाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट संख्याएं आती हैं अपनी वो आती हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, तो मैं आपको बता दूं जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तव में जो संख्याएं हैं इन संख्याओं के अंतर्गत दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय यानी वास्तविक संख्याओं की आपसे कोई परिभाषा पूछता है तो वास्तविक संख्या की परिभाषा होती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। यानी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इनके अंतर्गत परिमेय भी शामिल होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी शामिल होती हैं। अर्थात जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्या होती है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। अर्थात अंदर वो 2/7 ये परिमेय है और परिमेय के साथ साथ वास्तविक संख्या भी है। 0/1 ये भी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अंडर रूट 1 ये परिमेय है लेकिन फिर भी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अंडर रूट 2 ये अपरिमेय है। अंडर रूट 3 पाई ये सभी अपरिमेय लेकिन अपरिमेय होने के साथ साथ ये वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय
संख्याएं सम्मिलित होती है। इसके बाद देखिए अगली संख्या है अपनी, देखो वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। कैपिटल आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। इसके बाद आती है सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या। अर्थात जैसे इसके अंतर्गत संख्याएं जो आती हैं 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? सम संख्याएं। जैसे 0 है, इसमें भी 2 को कहा जाता है, ये कैसी संख्या है? सम। इसके बाद में आती है विषम संख्याएं। यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर्स इन संख्याओं के अंतर्गत वे संख्याएं आती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। इसके अंतर्गत जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 1, 3, क्या आती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि संख्याएं होती हैं जो विषम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? विषम संख्या। ध्यान से देखिए कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2n के रूप की होती हैं। अर्थात कोई भी संख्या हो उसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2n+1 के रूप की होती हैं। अर्थात 2 का भाग जाने के साथ साथ उसमें शेषफल भी बचता है 1। जैसे अपन कोई भी संख्या लें, 4 है, 4 को लिख सकते हैं अपन 2n यानी कि 2। 8 है, इसको लिख सकते हैं 2 × 4 यानी 2n के रूप की होती है। और ये होती है 2n+1 जो जैसे 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 × 1 2n+1। मान लीजिए 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 × 2+1 2n+1 यानी कि सम संख्याएं 2n और विषम संख्याएं 2n+1 के रूप की होती हैं। अर्थात किसी संख्या के गुना में यदि सम संख्या आ रही है तो वह सम संख्या होगी, और किसी संख्या में सम संख्या के अलावा भी किसी विषम संख्या का योग हो रहा है तो वह संख्या विषम होती है। ध्यान से देखिए, इसके बाद में आप पढ़ेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसके बाद जो संख्याएं आएंगी वो आती है अपनी अभाज्य संख्याएं। नवा नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य
संख्या यानी कि प्राइम नंबर। इनमें क्या है अवाच्य संख्याओं में कि इन संख्याओं में ऐसी संख्या जिनमें एक व खुद वे संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, क्या कहलाती हैं? अवाच्य संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरी होती है अपनी भाज्य संख्याएं, यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं इसकी डेफिनेशन होती है कि उसमें एक व स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग है, एक व स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो। ध्यान से देखें, एग्जाम्पल लेता हूं मैं अवाच्य संख्याओं का। अपनी जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी प्रकार बहुत सारी संख्या। देखो इसमें एक तो अभ्यास स्वरूप है, जो एक है इस एक को ना तो भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य माना गया है। शुरुआत करते हैं 2 से। 2 में एक का भाग जा रहा है और 2 में खुद स्वयं 2 का भाग जा रहा है, इनके अलावा किसी और का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3 में, तो 3 में भी एक का भाग जाता है या फिर 3 का ही भाग जाता है, एक का जा रहा है या खुद स्वयं 3 का जा रहा है। 3 में तो ये 3 में कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। यदि मैं 4 की बात करूं तो 4 में एक का जा रहा है, 4 में 4 का जा रहा है, 4 में एक और खुद के अलावा भी किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो इसका मतलब 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। इसी प्रकार जो अपनी अवाच्य संख्याएं होती हैं मैं आपको बताता हूं, या आपको याद होनी चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 87 89 और 97 और भी संख्याएं अवाच्य संख्याएं जो कि 3 अंकों में आती हैं। ये अपनी टोटल 25 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक जो अवाच्य संख्याएं होती हैं। इसके अंतर्गत भाज्य संख्याओं अंतर्गत जो बच रही है 4 6 8 9 10 12 14 15 16 ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। कौन संख्या होती है? भाज्य संख्या। देखो 4 है, 6 है, 6 में भी देखो 1 का जा रहा है, 6 में स्वयं खुद का जा रहा है, एक और स्वयं के अलावा किसका जा रहा है? 6 में 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। कौन भाज्य संख्या? ये संख्याएं भाज्य संख्या।
इसके बाद में आती है अपनी सह आवाज संख्या। सह आवाज संख्या, सहवाज संख्या को बोलते हैं को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर, इन संख्याओं की एक खास विशेषता होती है, इसके लिए कम से कम दो संख्या होनी चाहिए और दोनों ही संख्याओं के मध्य में से क्या आना चाहिए, एक होना चाहिए। यदि दो संख्याओं का में से एक है तो ये दोनों संख्याएं सहवाज संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल लेता हूं 4,9। देखो 4 में इसका गुणनखंड दिए 4 के, सबसे पहले 4 में 2 का दिया, लगे 2 बार, 2 का 2 में दिया 1 बार। ऐसे 9 के आवाज गुणनखंड किए तो 9 में 3 का दिया 3 बार, फिर 3 में दिया 3 का 1 बार। आप देखिए कि जो ये फैक्टर किए हमने 9 के फैक्टर और 4 के फैक्टर गुणनखंड किए, इन गुणनखंडों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। जो 3 इसमें है वो 3 इसमें है क्या? नहीं है। और जो 2 इसमें है वो इसमें है क्या? नहीं है। ऐसी कंडीशन में से क्या माना जाता है? एक, और ये संख्याओं को सहवाज संख्या माना जाता है। अर्थात 4 और 9 ये भी संख्याएं सहवाज संख्याएं। और भी हम बहुत सारे एग्जांपल जैसे 4 और 5, 4 और 5 में भी एक के अलावा कोई अन्य संख्या अवैनिष्ट नहीं है, इसलिए 4 और 5 भी कैसी संख्याएं होंगी? सहवाज संख्याएं होंगी। तो आपको समझ में आया होगा कि सहवाज संख्या क्या होता है कि जिन दो संख्याओं का में से क्या हो, एक हो, वे दोनों संख्याएं सहवाज संख्याएं कहलाती हैं। सहवाज संख्याओं के बाद में जो अपनी संख्याएं आती हैं वो देखिए आप ध्यान से। अब हम जो में से और ले से निकालते हैं उसके लिए जो वास्तविक संख्याओं पर आधारित प्रमेय होती है जिसका नाम है यूलर विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड अपने एक ग्रीक वैज्ञानिक थे यूक्लिड, जिन्होंने भाग के बारे में एक प्रमेय दी थी जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होती है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ध्यान से देखिए, इसको यही बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस में r, अर्थात दो संख्या जहां पे a और b, a, b धनात्मक पूर्णांक होते हैं, a और b दोनों क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जो q होता है वो अपना भागफल होता है और r है वो अपना शेषफल होता है। ध्यान से देखिए, अपनी प्रमेय है a बराबर bq प्लस में r, a बराबर bq प्लस में r। a और b, अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब a में कोई संख्या धनात्मक संख्या में धनात्मक संख्या b का भाग दिया जाता है तो हमें भागफल q और शेषफल r प्राप्त होते हैं।
इसकी जो परिभाषा बनती है इसको ये भी कह सकते हैं अपन कि ए तो क्या है भाज्य बराबर बी होता है भाजक इंटू क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। आर क्या होता है शेषफल। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जो भाज्य है ए इसमें भाजक का क्या देना है भाग। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली आपके लिए 54 और इसमें भाग कितने का दे रहे हैं अपन 10 का भाग देंगे हम 54 में 10 का देंगे तो 10 पंजे 50 शेषफल क्या आ गया 4। तो हम 54 को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 54 में जब 10 का भाग देते हैं तो गुना में आएगा भागफल यानी 5 प्लस शेषफल आएगा 4। यानी 54 को हम इस प्रकार से ले सकते हैं। और भी क्वेश्चन के लिए सबने 13 लिया इसमें भाग दे रहे हैं अपन कितने का 5 का तो 5 का भाग कितने बार आएगा 13 में 2 बार 5 दूनी 10 कितने बचे 3। तो यानी 13 और 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और भी ले लेते हैं जोड़े 12 और हम ले लेते हैं 6 या 7 ले लेते हैं 12 और 7 को कैसे लिखेंगे कि 12 में जब हम भाग देंगे 7 का तो कितना बचेगा 1 बार और शेष तो कितना बचेगा 5। यानी कि q का मान तो कितना आया 1 और r का मान कितना आया 5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेकिन एक जो सोचने वाली बात है वो आप ध्यान दीजिए कि जब हम भाग देते हैं तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आप 10 का भाग दे रहे हो और शेषफल 11 आ जाए या 10 आ जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा जो शेषफल है रिमाइंडर है वो अपना भाजक से क्या होता है छोटा होता है। जो शेषफल है वो भाजक से क्या होता है छोटा होता है। अब यहाँ पर भाजक कितना है 10 है 10 का भाग दे तो शेषफल जो होंगे अपने वो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये सब हो सकते हैं। ये अपने क्या हो सकते हैं शेषफल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना कि हमेशा जो शेषफल होता है यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जो शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होगा। यानी भाजक को क्या मान रहे हैं हम b से क्या होगा छोटा और शेषफल आपने कई बार जब कंप्लीट पूर्णतः भाग चला जाता है तो शेषफल 0 भी आ जाता है। जैसे कि हम भाग दे रहे हैं 15 में भाग दे रहे हैं 5 का तो 5 किया 15 कितना है शेषफल 0। शेषफल क्या गया 0। तो यहाँ पर जो भाजक है कितना है b का मान 5 तो शेषफल है वो 5 से छोटा है यानी कि 4 3 2 1 इनके साथ साथ 0 भी हो सकता है। अर्थात 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है लेकिन हमेशा b से क्या होगा छोटा होगा। इसका मान शेषफल का मान आएगा। ध्यान से देखिए और कुछ बातें बताता हूं मैं आपके लिए। कोई भी आपको कथन दिया हुआ मिलता है जैसे देखिए आपके लिए 6n+1 या फिर 8n+2 जो भी है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में जो b के मान दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे b का मान दिख रहा है 6 यहाँ पे जो b का मान दिख रहा है वो दिख रहा है 8। तो यहाँ जब b के मान 6 है तो जो r का मान होगा यहाँ पर भी जो r का मान होगा वो इस कंडीशन के अनुसार चलना होगा कि r का जो मान है वो b का जो मान होता है उससे क्या होता है छोटा होता है और कहां तक हो सकता है 0 के बराबर तक हो सकता है। अर्थात b का मान 8 है तो r का मान इस b से क्या होगा छोटा होगा और 8 से छोटा क्या होगा 7 हो सकता है 6 हो सकता है 5 हो सकता है 4 हो सकता है 3 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। इसी प्रकार b का मान यहाँ 6 है तो r का मान 6 से छोटे
और 0, ये सभी मान हो सकते हैं। यानी कि कहीं पे यदि b का मान 3 है तो मैं आपको बताऊं कि जो शेषफल है उसके साथ में तो 3q प्लस 0 हो सकता है, 3q प्लस 1 हो सकता है, 3q प्लस 2 हो सकता है। लेकिन 3q के साथ में यानी ये जो मान होता है q के साथ जो मान होता है ये होता है b, यानी भाजक और भाजक यदि यहाँ पे है तो शेषफल कभी भी 3 नहीं आएगा, b से क्या आएगा छोटा आएगा, यानी 0 1 2 आएगा। यदि आपको पता है कि b का मान कितना है 4 है तो ध्यान रखना आपको कि संख्याएं आपकी 4 क्या है भाजक का मान, ये भागफल है प्लस में जो शेषफल आएगा वो b से छोटा आएगा, 4 से छोटे मान 0 हो सकता है, 4q प्लस 1 हो सकता है, 4q प्लस 2 हो सकता है, 4q प्लस 3 हो सकता है, लेकिन 4q प्लस 4 नहीं होगा, यानी शेषफल कभी भाजक के समान नहीं होता है। तो ये हो गया आपकी युग्म विभाजन प्रमेय का। नेक्स्ट जो भी है अपने प्रश्नों को हम अगली क्लास में करेंगे। नमस्कार।